नेट वर्थ और टोटल एसेट, ये दोनों में अंतर होगा? पर्सनल फाइनेंस में सॉल्वेंसी रेशियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये अलार्मिंग फैक्टर इसलिए बन जाता है कि इफ समथिंग गोज रॉन्ग टुमारो देन यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू सर्वाइव एटलीस्ट पोस्ट फाइनेंशियल सेटअप। और इंसॉल्वेंट का मतलब होता है, अगर कॉर्पोरेट भाषा में बात करें तो बैंकरप्सी। बैंकरप्सी बिल्कुल, आप दिवालिया, आपके पास सब कुछ चला गया, आपके पास कुछ भी नहीं है। अब आपको एक हेल्दी फाइनेंशियल डिसीजन लेना ही होगा इफ यू हैव टू सर्वाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ बिजनेस में और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास विद रचित खंडेलवाल। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हमारे साथ में रचित जी जुड़ चुके हैं और उनके साथ में हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। पैसे को बचाना, पैसे को बढ़ाना, पैसे को संभालना और समझना कि हम कहाँ खड़े हैं, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, और उसके उसकी एक टेस्ट रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे अलग अलग तरीके से हम समझ रहे हैं कि ये कितना होना चाहिए। जैसे हमारी ब्लड की टेस्ट की रिपोर्ट आती है, उसमें आगे दिया जाता है हीमोग्लोबिन इतने से इतने के बीच में होना चाहिए। तो हम करीब-करीब उसी तरीके से अलग-अलग तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक रिपोर्ट निकल रही है, जो कि बता रही है कि आप फाइनेंशियली कहाँ पे हैं, बहुत आसानी से। और आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आप नीचे की तरफ हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ऊपर की तरफ हैं तो क्या करना चाहिए, या कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, तो वो भी अच्छी बात है। उम्मीद ये है, कोशिश ये है कि आप उस हेल्दी वाली रेंज के अंदर में आ जाएँ, आपके सारे रेशियोज़। 3 रेशियोज़ हमने आपसे इससे पहले समझे थे, सेविंग रेशियो, एक्सपेंस रेशियो और लेवरेज रेशियो। तो ये तीनों रेशियोज पिछले एपिसोड में है, अगर आपसे मिस हुआ है तो देख सकते हैं। आज के एपिसोड में हम सर कौन से रेशियोज पे बात करने जा रहे हैं? देखिए, आज हम लीवरेज रेशियो का ही एक एडिशन दे रहे हैं। और लीवरेज रेशियो का एडिशन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप ही ने पूछा था कि कौन सा ऑप्टिमम और कौन सी एक वो सिचुएशन होती है, तो उसमें हम लेकर आते हैं सर सॉल्वेंसी रेशियो। अब सॉल्वेंसी रेशियो का पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि नेटवर्थ बाय टोटल एसेट, ये हो गया आपका सॉल्वेंसी रेशियो का फॉर्मूला कि आपकी नेटवर्थ कितनी है। नेटवर्थ कैसे निकालते हैं, अगर पहले वाले एपिसोड में आप देखें, एसेट माइनस लायबिलिटीज योर नेटवर्थ अपॉन योर टोटल एसेट। ठीक है। अब इसको आप समझें कि इसको निकालने के पीछे कारण क्या है। इसको निकालने के पीछे एक सिंपल सा ये कारण है कि लीवरेज रेशियो में तो हमने देखा था कि आपका एसेट और लायबिलिटी का कितना कॉम्बिनेशन चल रहा है। सॉल्वेंसी रेशियो गिव्स यू अ बेटर रिपोर्ट कि एग्जैक्टली आप कितने सॉल्वेंट हैं। अब सॉल्वेंसी में आप ये देखें कि अगर आपके सॉल्वेंसी रेशियो हायर जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन के पास जाते जा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट में उस पे आता हूँ ऋषि जी, लेकिन उससे पहले मेरे को ये बताइए, नेट वर्थ और टोटल एसेट, ये दोनों में अंतर होगा? बिल्कुल, और क्यों होगा? बता दूं, क्योंकि नेटवर्थ में आप टोटल एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर रहे हैं और यहाँ पे आप टोटल एसेट दे रहे हैं। ओके। सो योर नेटवर्थ शुड ऑलवेज बी लेसर देन योर एसेट। टोटल नेटवर्थ जो है आपका, उसका फिगर आपके टोटल एसेट में से कम ही आना चाहिए। अगर वो बढ़ रहा है और अगर आपका जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो पॉजिटिव में जा रहा है, वन से ग्रेटर जा रहा है, तो ये एक खराब सिचुएशन आपको इंडिकेट कर रहा है। कहीं ना कहीं ये बता, क्योंकि उसमें आप एक ऐसी चीज समझे ना कि आपकी जो नेटवर्थ है वो माइनस में जा रही है। नेटवर्थ माइनस में अगर जा रही है तो आप एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ चुके हैं, आप इनसॉल्वेंट बन चुके हैं। जो हमने यूजुअली कंपनीज के बारे में पेपर में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि इनसॉल्वेंट हो गए, तो इनसॉल्वेंट कैसे निकाला जाता है। सॉल्वेंसी रेशियो आपको एक वो बेटर डेफिनेशन दे सकता है। सॉल्वेंसी रेशियो का आप एक बहुत सिंपल कंसेप्ट समझें कि ये आपकी ओवरऑल आपके हाउस होल्ड या एज एन इंडिविजुअल की फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत एक्यूरेटली डिफाइन करने की पोजीशन में आ जाता है कि आप कितने सॉल्वेंट हैं। और सॉल्वेंसी रेशियो की अगर हम बात करें तो इसका एक आइडल फिगर आप ऐसे भी ले सकते हैं कि 20 to 30% इफ इट इज देयर, यू आर इन अ वेरी गुड सिचुएशन। एनीथिंग गोइंग अबव 100 यू बिकम इंसॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंट का मतलब होता है, अगर कॉर्पोरेट भाषा में बात करें तो बैंकरप्सी। बैंकरप्सी बिल्कुल, आप दिवालिया, आपके पास सब कुछ चला गया, आपके पास कुछ भी नहीं है। कंपनीज के लिए इतना कंफर्टेबली हम इसलिए देख लेते हैं कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है, जो प्रमोटर्स हैं, उन सबके घर वगैरह इतने इस तरीके से नहीं जाते हैं, एम्प्लॉइज के घर नहीं चले जाते हैं। बट जब हम पर्सनल फाइनेंस में सॉल्वेंसी रेशियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये अलार्मिंग फैक्टर इसलिए बन जाता है कि इफ समथिंग गोज रॉन्ग टुमारो देन यू
आर नॉट इन अ पोजीशन टू सर्वाइव एटलीस्ट उस फाइनेंशियल सेटअप में। और इसको यूजुअली हम इसलिए भी देखते हैं क्योंकि आप देखें कई कबार हम लोग ये जो आपकी फाइनेंस पे गाड़ी है और मोबाइल फोन्स हैं ये खरीदने में इतने ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि कई कबार हमको पता ही नहीं लगता है कि हमने इतनी लायबिलिटी ले ली है। जैसे मैं आपको बहुत एक बेसिक बात बताता हूँ कि ये जो 25-30 एज ब्रैकेट है जो रेंटल घरों में रह रहे हैं, उन्होंने गाड़ी भी खरीद ली, फोन भी खरीद लिया, सब ईएमआई पे चले जा रहे हैं, अपने बेसिक खर्चों को काटने की कोशिश कर रहे हैं। वो कब उनकी नेटवर्थ माइनस में चली जाती है और वो इंसॉल्वेंट ऑलरेडी हो जाते हैं। तो उस चीज को समझने के लिए, क्योंकि हमको बहुत बेसिक कैलकुलेशन में कई बार वो चीजें दिखने में नहीं आती हैं, बट जब हम ये रेशियोज निकालते हैं तो हमको एग्जैक्ट सिचुएशन भी पता लग जाती है और फिर हम उस तरीके से काम कर सकते हैं कि हम आपकी आज ही कौन सी एसेट को लिक्विडेट करके और आपको एक सॉल्वेंट पोजीशन में लेकर आ जाए। टू टेक करेक्टिव एक्शंस, दीज रेशियोज रियली हेल्प यू, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाता है कि आपका प्रॉब्लम एरिया बन कहाँ है, आपका इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी कहाँ आपके एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, वो देख के और फिर हाथ के हाथ उसका इलाज किया जा सकता है। जी, क्योंकि कंपनीज के लिए इंसॉल्वेंट होना उतना दिक्कत की बात नहीं है। वो ठीक है कि होता है, उसमें बहुत लोगों को तकलीफ होती है, बहुतों की नौकरियां या बहुत कुछ डिपेंडेंस होती है। लेकिन फिर भी हमने वो वाली फैक्ट्रीज देखी हैं जो कि कबाड़ हो रखी हैं, खंडहर हो रखी हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, कोई सो एंड सो इंडस्ट्रीज बड़ा सा, और दिखता है खंडहर देख करके कि पहले कितनी बड़ी आलीशान फैक्ट्री रही होगी या कंपनी रही होगी। या वैसे भी हम बहुत सारी कंपनीज के बारे में, बिजनेसेस के बारे में जानते हैं कि उस समय में ये चीज़ें बहुत बिकती थी, चलती थी, और उस कंपनी ने अपना मॉडल चेंज नहीं किया तो वो कहीं न कहीं बैंकरप्ट हो गई, कहीं आगे जा करके दिवालिया हो गई। लेकिन वहाँ वो सब लोगों के पास ऑप्शन होता है, वो निकल करके नई नौकरियाँ, नए बिज़नेसेस या कुछ चीज़ें कर सकते हैं। वो केवल वो कंपनी होती है जो कि दिवालिया होती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप पर्सनल लेवल पे अगर हो गए, तो फिर आप सड़क पे आ जाते हैं और फिर बहुत बुरी स्थिति हो सकती है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। तो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी शायद ऑप्शन नहीं होता ऑप्शन है। ही नहीं। वहाँ तो कई बार लोग वॉलंटरली करते हैं, जान के करते हैं, या कंपनीज़ कई लोग इस तरीके के स्कैम्स और वो वाली चीज़ें करते हैं कि वो बनाते ही इसी काम से हैं कि ले करके एक बड़ी-सी कंपनी खड़ी कर देते हैं, बहुत हाई वैल्यूएशन और सारी चीज़ें गेन करके, और अपने लिए बहुत सारा बेनिफिट निकाल करके बाद में कंपनी बैंकरप्सी में चली जाती है। तो उस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। लेकिन यहाँ पे पर्सनल फाइनेंस में हम अफोर्ड नहीं कर नहीं सकते कर हैं पर्सनल लेवल पे, तो इसलिए इस रेशियो को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और इसको सँभाल के रखना चाहिए। और ये आप इसको ऐसे समझें कि ये वो एक एसओएस कंडीशन है, या मेडिकल टर्म्स में देखें तो आप हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर के बहुत पास पहुंच चुके हैं। अब आपको एक हेल्दी फाइनेंशियल डिसीजन लेना ही होगा इफ यू हैव टू सर्वाइव। तो सॉल्वेंसी रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक डिमार्केटेड रेशियो है जिसको आपको अपने फाइनेंशियल हेल्थ, अपने फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए, समझने के लिए निकालना ही चाहिए। ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं सर लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। इसको आप ऐसे समझें, इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन योर मंथली एक्सपेंस। हुँ, हुँ। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब हम बात करें कि इस रेशियो को हमको निकालने की क्या जरूरत पड़ी। इस रेशियो को हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि आपको ध्यान हो, हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में बात करी थी कंटिजेंसी प्लान की। कंटिजेंसी प्लान में हमने ये बोला था कि आपको 6 मंथ्स का अपना जो एक्सपेंस है वो लिक्विड एसेट्स में रखना चाहिए। अब ये जो लिक्विडिटी रेशियो है, ये कहीं ना कहीं आपको उस चीज को समझने में, डिफाइन करने में मदद करता है। तो लिक्विड एसेट्स आपने जितने हैं और आपके मंथली एक्सपेंसेस जितने हैं, उससे अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका लिक्विडिटी रेशियो आ जाता है। लिक्विडिटी रेशियो मतलब आपके पास कितना लिक्विड फंड एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम पार्क्ड है। अगर हम इसके बेंचमार्क की बात करें तो कितना अच्छा ये होना चाहिए या किस लेवल पे, तो जैसे कि हमने कंटिजेंसी में बात करी थी 6 मंथ्स की, इसमें हम ये मान के चलते हैं कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम अगर आपका लिक्विडिटी रेशियो 4 to 6 के बीच में है तो आप एक अच्छी हेल्दी फाइनेंशियल पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं। 4 to 6 का मतलब कि आपका जो मंथली एक्सपेंस है और जो लिक्विड एसेट्स है वो मंथली एक्सपेंसेस से 4 to 6 टाइम्स ज्यादा आपके पास अगर है तो आप एक हेल्दी लिक्विडिटी रेशियो में मेंटेन कर रहे हैं। इससे ज्यादा अगर आप जा रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। हुँ, हुँ। तो क्यों प्रॉब्लम है, आप इसको ऐसे समझें कि कहीं ना कहीं फिर आप अपने एसेट्स का जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हैं। और अगर आपने, क्योंकि ये बहुत बेसिक आइडिया है कि अगर जितना हम लिक्विड फंड्स या लिक्विड एसेट्स लेके चलते हैं उतना ही हम रिटर्न कम कर रहे होते हैं। तो सुनने में ये सेम चीज़ लग रही है। जब हम कंटिजेंसी की बात कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि आपका 1 महीने का जो खर्चा है, उसका 6 गुना पैसा आपके पास में होना चाहिए रिज़र्व में। तो ये आपका कंटिजेंसी फंड हुआ।
और अब ये लग रहा है कि आप उसी चीज़ को पलट के कह रहे हैं कि आपका जो कितना लिक्विड मनी आपके पास है और डिवाइडेड बाय कितना आपका मंथली एक्सपेंसेस है। इन अ वे तो लग रहा है कि सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे इसलिए अलग है या उसको मैं वैसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे ये भी बता रहे हैं और यहाँ पे ही समझ में आएगा कि कहीं आपका एलोकेशन खराब तो नहीं है, कहीं आपका इन्वेस्टमेंट्स कम तो नहीं है, कहीं आपने पैसा रखा हुआ है सिर्फ, जो कि पार्क्ड मनी है, आपके नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी है, तो ठीक है और आपके पास है। अच्छी बात है कि आप खर्च नहीं कर रहे हैं, एक लेवल तो आपने क्रॉस कर लिया, तो वहाँ तक तो आपने अच्छा काम किया। लेकिन आप इसको इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, वो दूसरी दिक्कत है। आप इसको सही जगह लगा नहीं रहे हैं, आप इससे कुछ तो इसको उड़ा दें ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद ये फिर एलोकेट होना चाहिए, तो आपके पास लिक्विडिटी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लिक्विड फंड्स में आपके पास इससे ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, तो मंथली एक्सपेंस के 6 गुना तो आप यहाँ रख लें। इसके ऊपर जो भी है, अब ये किसी अच्छे एसेट क्लास में होना चाहिए, तो जो हम इन्वेस्टमेंट्स पे अलग-अलग चीज़ें समझते हैं आपसे कि कहाँ-कहाँ के, ये बेसिकली कहीं वहाँ पे होना चाहिए। यही कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं इसको आप ऐसे भी समझें कि जब आप अपना ब्लड शुगर लेते हैं, तो ब्लड शुगर में बिलो 70-75 बोला जाता है कि अरे इट इज़ फैटल, आप कोमा में जा सकते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। और अगर उससे ऊपर जाते हैं, फास्टिंग अगर आपकी 100-110 से ऊपर आती है, तो भी एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। तो लिक्विडिटी रेशियो बिल्कुल आप मान लीजिए उस डायबिटीज़ टेस्ट की तरह ही है, जो आपको ये बताता है कि अगर बिलो 4 आपका लिक्विडिटी रेशियो जा रहा है, तो आप एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में हैं। आप अपने कंटिजेंसी फंड को सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हैं और वही कोमा और वो वाली सिचुएशन आपकी हो सकती है। मगर इससे ऊपर अगर जाता है, तो ये कहीं न कहीं आपके फाइनेंशियल हेल्थ को इसलिए डिटर कर रहा है कि आप इस लिक्विडिटी रेशियो को जितना बढ़ा रहे हैं, उतना ही अपना जो अर्निंग है, उसको सफ़र कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट अर्निंग। सो द ब्रैकेट इज़ 4 टू 6। अगर इससे ऊपर तो भी गलत हो रहा है, इससे नीचे तो बहुत ही गलत हो रहा है। लिक्विडिटी रेशियो को इम्प्रूव करें, 6 से ऊपर ना जाने दें, वरना जो आपका पैसा, जो पैसा आपको कमा के दे सकता है, आप कहीं ना कहीं उस चीज से फेल हो गए। तो कुल मिलाकर के हर बार हम वहीं पहुँचते हैं कि एक बैलेंसिंग की ज़रूरत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज़िंग नहीं कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं है कि आपकी जो लाइफ़स्टाइल बहुत ही वैसी है खराब, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, तो ये भी कुछ अच्छा नहीं, क्योंकि इधर हमने हाल में बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे हैं कि लोग जिम के अंदर में उनको किस तरीके के चीज़ें हो रही हैं या किस तरीके का अटैक्स या उस तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो वो ओवर एक्सरसाइज़िंग भी और अंडर एक्सरसाइज़िंग भी या नहीं एक्सरसाइज़िंग भी, वो दोनों ही चीज़ें नुकसान वाली हैं। उसी तरीके से यहाँ पे कि आपने बहुत ज़्यादा पैसा जो बचा के रखा हुआ है, क्योंकि और इसको मैं वहाँ से भी कनेक्ट कर रहा हूँ जो हम टाइम वैल्यू की हमने जहाँ बात करी थी। तो उस पैसे को जब हम सोचते हैं कि ये हमारे उसमें सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ है, लिक्विड है और इसको आराम से हम कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये डेप्रिशिएट करने लग गया क्योंकि आपने किसी ऐसे एसेट क्लास में नहीं डाला जहाँ पे ये इन्फ्लेशन को बीट कर पाता। तो ये जो ₹100 आपके खाते में पड़े हुए थे, ये अगले साल शायद ₹99 और ₹90 और ₹80 की तरफ चलना शुरू हो चुका है। तो कहीं न कहीं हम उसको नुकसान कर रहे हैं, अगर उसको हम किसी ऐसे एसेट क्लास में नहीं डाल रहे हैं जो कि इन्फ्लेशन को बीट करे। तो ठीक कह रहा हूँ मतलब? बिल्कुल। अब मैं समझने लग गया हूँ पर्सनल नहीं नहीं फाइनेंस नहीं को? सर, आप बहुत हद तक समझने लग गए हैं। अब इसी चीज़ में मैं एक और आपको चीज़ ऐड करना चाहूँगा। ये तो था आपका लिक्विडिटी रेशियो। इसी का एक भाई और होता है, फाइनेंशियल रेशियो। ओके, अब फाइनेंशियल एसेट रेशियो ये क्या कहता है कि फाइनेंशियल एसेट अपॉन योर फिजिकल एसेट इनटू 100, ये आपका रेशियो कैसे निकलता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आपके कितने फाइनेंशियल एसेट्स हैं और कितने फिजिकल एसेट्स हैं, उनको आप डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद इनटू 100 करके आप परसेंटेज निकाल देते हैं। ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? लिक्विडिटी रेशियो से तो आपको ये पता लग गया कि आप लिक्विड एसेट में कितना डाल रहे हैं, कितना जरूरी है, किससे ऊपर जाना गलत है, किससे नीचे जाना गलत है। ये हम यूजुअली तब कैलकुलेट करते हैं जब आपका वो जो पार्क्ड फंड है, वो जब गोल के पास जा रहा है, तो हमारे लिए फाइनेंशियल एसेट रेशियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता जाता है कि फाइनेंशियल एसेट रेशियो जितना अच्छा होगा, जितना हेल्दी होगा, जब आप गोल के पास पहुंच रहे हैं, तो फाइनेंशियल एसेट रेशियो जितना पॉजिटिव होगा, उतना ही आपके लिए अच्छा है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं कि आपने अपने बच्चे के लिए एक फंड पार्क कर रखा था और वो आपने 20 साल के लिए पार्क कर रखा था। अब वो टाइम पास आ गया है, मान लीजिए, और दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट में अराइज इन 1.5 to 2 years। अगर अभी भी आप वो फिजिकल एसेट लेके बैठे हुए हैं, तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो आपके पास एसेट तो है, मगर वो एसेट अगर लिक्विडेट नहीं होता,
तो फिर आपके लिए फंड के लिए कहीं से आप लाइबिलिटी जनरेट करेंगे, कुछ करेंगे, तो वो आपको एक फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस दे सकता है। तो जैसे जैसे आपका गोल पास आता जाता है, हम इस फाइनेंशियल एसेट रेशियो से आपके आने वाले गोल्स जितने भी हैं, क्योंकि एक गोल नहीं होता, मल्टीपल गोल्स होते हैं, और वो मल्टीपल गोल्स जैसे जैसे आप अप्रोच करते जा रहे हैं, हम आपके एक फाइनेंशियल एसेट रेशियो को भी मेंटेन करते हुए चलते हैं कि अच्छा हेल्दी फाइनेंशियल एसेट रेशियो जब आपके गोल पास आ रहे हैं तो आपको मेंटेन करना जरूरी होता है। अदरवाइज अगर आप फाइनेंशियल एसेट रेशियो आपका बहुत ही ज्यादा खराब सिचुएशन में चला जाता है, तो फिर आपके लिए लिक्विडिटी मैनेज करना एक प्रॉब्लम बन सकती है, जो कि लाइबिलिटी या एक डिस्ट्रेस सेलिंग आप जिसको बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके वो फाइनेंशियल सेटअप को प्रॉब्लम ठीक है। क्रिएट और यहाँ जो आप रेशियो में बात कर रहे हैं, इसमें दो जो चीजें होती हैं डिवाइड करने के लिए, तो एक तरफ है फाइनेंशियल एसेट, बिल्कुल यानी कि जो भी हमारा पैसा इन्वेस्टेड है किसी ऐसी चीज में जो कि एक तरीके से फाइनेंशियल टूल है, यही कह रहे हैं, बिल्कुल तो जिसमें एफडीज आ गई, जिसमें इक्विटी आ गया, इक्विटी भी आ गया, जिसमें आपके म्यूचुअल फंड्स आ गए, हाँ, हर वो चीज जो एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट का है। फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट का है, बिल्कुल, जैसे ठीक आपने है। बैलेंस शीट एपिसोड हाँ, में भी बताया हाँ, था कि जिस चीज को आप हाथ में नहीं ले सकते या टच एंड फील नहीं कर सकते, मतलब जो कि बाहर नहीं है, सिस्टम से बाहर है, तो वो एसेट है। अगर वो आपका गोल्ड और ये सिल्वर और उस तरीके की ये चीजें, फिजिकल एसेट है, फिजिकल एसेट हो बिल्कुल गया, आपका जो रियल एस्टेट है, आपका मकान, फिजिकल आपका एसेट, प्लॉट है, ये फिजिकल एसेट हो बिल्कुल गया। और इसके अलावा जो गाड़ी और वाली चीजों पे अगर हम बिल्कुल करते हैं, उसका अभी जो भी वैल्यू बच रहा है, तो वो सब भी, तो ये फिजिकल एसेट है, हाँ, ये एक तरफ हो गया। और एक तरफ आपका फाइनेंशियल एसेट है, जो कि आपका सिस्टम में है। बैंक का एफडी, हाँ, जिस म्यूचुअल जिस फंड्स। पैसे को आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मैं ये समझ रहा हूँ कि नहीं कहीं ना नहीं, कहीं इसमें सर मैं एक चीज आपका ऐड करना चाहूंगा कि हम जब ये बात कर रहे थे तो इस फाइनेंशियल एसेट में हम आपका स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट नहीं लेते। नहीं लेते हैं। कारण है इसके पीछे कि स्टॉक मार्केट एक बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है, एंड टुमारो आप इस फाइनेंशियल एसेट में अपना मेजॉरिटी स्टॉक मार्केट में फंड पार्क करेंगे, मार्केट हो गया क्रैश, और बड़ी प्रॉब्लम हो गई अब आपके लिए। अब आपके पास ना तो वो रियल एस्टेट बचा जिसको आप तो मॉर्गेज इसमें करके। से कुछ भी नहीं, अगर कुछ हमने पोर्टफोलियो बना रखा जो मान कर रहे हैं ये है कि ये ब्लू चिप है या कुछ है, या कोई परसेंटेज ऐसा भी कुछ नहीं, हम इसको बिल्कुल अलग रखेंगे तीसरा सर सेट। एट द वेरी फेस ऑफ इट, इट इज वेरी कंफर्टिंग। आप जब फाइनेंशियल एसेट की बात करते हैं तो इक्विटी क्यों नहीं लेके चलते हैं और म्यूचुअल फंड क्यों ले लेते हैं? बिकॉज म्यूचुअल फंड आप देखिए एक प्रॉपर्ली मैनेज्ड फंड होता है। मार्केट की डायरेक्ट वॉलेटिलिटी का फर्क, आज आप मानिए कि टुडे यू माइट हैव बॉट इनटू बैंक्स, जो अभी प्रीसीडिंग कुछ टाइम पहले क्रैश आया था और बैंक्स उसने करेक्ट किए थे, बैंक्स इंडेक्स करेक्ट किया था, तो आपके वो बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे से पूरे करेक्ट हो गए थे। या आप अगर लास्ट वीक में देखें तो वो ठीक है, तो हम इक्विटी और वो चीजों को हटा देते हैं, बिल्कुल। ईटीएफ ले सकते हैं, ईटीएफ ले लीजिए, बट बहुत ज्यादा कंफर्ट वो भी वो नहीं भी है। नहीं है। ठीक है, तो एनीथिंग विच इज ये वाला जो इसमें ये रिस्क जो नीचे एक स्टाइल लगा करके सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशंस आता है, हम उन चीजों को हटा देते हैं, जो कि आता वैसे म्यूचुअल फंड में भी है, लेकिन म्यूचुअल फंड फिर भी रिलेटिवली सेफ है, हाँ। तो उसको ले लेते हैं, वहां तक रखते हैं। उसके अलावा जो बाकी जो टूल्स हैं, जो कि एफडीज हैं या वो वाला जहाँ पे बहुत ही सेफ है, कुछ बॉन्ड्स हैं, कुछ ऐसी वाली चीजें, कमर्शियल तो पेपर्स हाँ आपके। जी, तो ये सारी चीजें आ गई, ये हमारे फाइनेंशियल एसेट्स हो गए। बिल्कुल और एक तरफ हो गए वाले एसेट्स जो कि ऑन ग्राउंड होते हैं, फिजिकल एसेट्स हो गए जो वाले, इन दोनों का रेशियो निकाला है। और यहाँ से हमें क्या चीज पता चलती है इस से? कि आप अपने कितना प्रॉपर्ली फाइनेंशियल एसेट को मैनेज कर रहे हैं, और ये हम देखते सिर्फ तभी हैं जब आप अपने गोल्स को अप्रोच कर रहे हैं। अच्छा, नॉट ठीक है, दैट यू हाँ, हैव टू चेक इट एवरी टाइम। हाँ। फाइनेंशियल एसेट रेशियो जैसे जैसे आपका गोल पास आता जा रहा है, ये फाइनेंशियल एसेट तब ये रेशियो बढ़ना इम्पोर्टेंट चाहिए। तब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसका इंटू 100 करके परसेंटेज निकाल लेते हैं, और वो उस समय उसकी इम्पोर्टेंस आती है जब हम अप्रोच कर रहे होते हैं किसी, बिल्कुल कोई ऐसा टारगेट हमने बनाया होता है कि हमें ये करना है, तो वहां तक पहुंचने से पहले हम इसको देख लेते हैं। बिल्कुल। ठीक है सर, चलिए अगले रेशियो पे चलते हैं। अब लेकर आते हैं एक और इम्पोर्टेंट रेशियो, जो है डेट टू इनकम रेशियो। जी, क्या होता है बहुत सर? फेवरेट है आपका। तो मंथली डेट सर्विंग कमिटमेंट अपॉन योर मंथली इनकम, Okay. ये हो जाता है आपका डेट टू इनकम रेशियो। अब ये हम क्यों निकालते हैं? ये आप देखिए कि नोइंगली अननोइंगली आपने इसके बारे में सुना भी बहुत होगा कि मैं एक लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मगर मेरा ऑलरेडी इनकम का जो है 50-60% मैं तो ईएमआई चुका रहा हूँ, मुझे तो लोन ही नहीं मिलेगा। तो सर ये क्या है? डेट टू इनकम रेशियो बेसिकली इतना सा आपको बता देता है कि आप कितना डेट अभी लेके बैठे हुए हैं,
और वो डेट आपके इनकम के कंपैरिजन में कितना है, मतलब आप कितनी हेल्दी फाइनेंशियल पोजीशन में है। मंथली डेट सर्विंग कमिटमेंट अपॉन योर मंथली इनकम। मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का मंथली इनकम है और आपने अलग अलग ट्रेंचेस में 30, 35,000, 40,000 तक की ईएमआई अपनी बांध रखी है, तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा, समवेयर नियर अबाउट 35, 40, 45%। अगर हम इसको देखें तो ये आपके ही फाइनेंशियल पोजीशन को एक सही तरीके से, सही ढंग से समझने के लिए भी काम में आता है, और कहीं ना कहीं ये आप लोन लेने की कैपेसिटी से कितना दूर है, क्या है, वो आपको बता देता है। अगर हम एज एन एडवाइजर सजेस्ट करें तो ऑफ कोर्स लोअर होगा तो अच्छा होगा, मगर हाँ यूजुअली हो नहीं पाता है, तो समवेयर इन बिटवीन 35 to 40% भी अगर आप इसको मेंटेन कर रहे हैं तो आप एक हेल्दी फाइनेंशियल पोजीशन में हैं। अगर ये किसी भी टाइम 50% से ऊपर जा रहा है तो अलार्मिंग है, और आपको इसको हाथ के हाथ कंट्रोल करना पड़ेगा फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि फिर कहीं ना कहीं आपकी सेविंग और आपकी लाइफस्टाइल भी बेटर हो जाएगी। तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव 35 to 40% ऑन अ हायर साइड, नॉट गोइंग अबव दैट। ठीक है, तो ये वो वाली चीज़ है और इसको इसलिए इम्पोर्टेंट है फिर वही वाली चीज़ की रेंज की हम बात कर रहे हैं और किस में किस साइड होना चाहिए और कहाँ से आपके लिए खतरे की घंटी बज जाती है कि ये खतरनाक है। और ये वो भी चीज़ें हैं जो कि कहीं न कहीं जब हम बैंक के पास जाते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के लिए जाएँ, नया क्रेडिट कार्ड लेना हो, क्योंकि वो कैसे डिसाइड करते हैं आपकी क्रेडिट लिमिट कितनी होगी, या कोई सा लोन ले रहे हैं, या कभी-कभी लोन के अंदर में परसेंटेज, होम लोन के अंदर में बहुत होता है, नेगोशिएट होता है कि इतना परसेंटेज नहीं, इतना परसेंट। तो अगर ये चीज़ें हमें पता है और इसको हमने बेहतर रखा हुआ है अपने ही एंड से पर्सनल उस पे, तो हमें नहीं पता कि बैंक कैसे डिसाइड करता है, लेकिन कहीं न कहीं बैंक भी यही चीज़ें देख रहा होता है। अगर हमने अपने आप खुद इसको हेल्दी रखा हुआ है इस पूरे टेस्ट रिपोर्ट को, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें सबसे अच्छी डील्स मिलेंगी, सबसे अच्छी चीज़ें मिलेंगी और बैंक में, और हमारे लिए लाइफ आसान रहेगी। तो वहाँ पे भी या पर्सनली भी लाइफ आप यहीं से पता चल जाता है कि आप कितना हेल्दी लाइफ जी रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस की हेल्थ तो है ही है, फाइनेंशियल हेल्थ तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी वही हेल्थ आपके नॉर्मल एक्चुअल लाइफ को भी अफेक्ट करती है। तो अगर आप जो इसी रेशियो की हम बात कर रहे हैं, डेट इनकम रेशियो की, अगर आप इनकम का आधा और या उससे ज़्यादा अगर आपका डेट है और उसमें आप देते हैं, चुकाते हैं, उससे ज़्यादा ईएमआई है, तो ये खतरे की घंटी, ये नहीं होना चाहिए। 30, 35, 40 आप कह रहे हैं कि ये आइडियल है? बिल्कुल, इससे ऊपर जाना एडवाइजेबल नहीं है। और इसमें अब मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं और वो ये सब चीज़ें अगर फ़ॉलो कर रहे हैं प्रॉपर्ली, तो आई वुड सजेस्ट कि एक छोटा-सा हम ना इन रेशियोज़ के साथ एक एक्सरसाइज़ और कर सकते हैं सर, कि सब दर्शक जो भी अभी यहाँ देख रहे हैं, वो अपने-अपने फाइनेंशियल रेशियोज़ निकालें, खुद ही कैलकुलेट करें, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि जिनने भी हमारी ये सीरीज़ फ़ॉलो करी है, उनके लिए ये कैलकुलेशन ये सबसे आसान बहुत कैलकुलेशन आसान कैलकुलेशंस है। वो निकालें और कमेंट सेक्शन में बताएँ। अपने रेशियोज़ हमको कमेंट करके बताएँ, और इन रेशियोज़ को कैसे ठीक करना है या आगे क्या किया जा सकता है, तो उसमें भी हम मदद करने की कंडीशन में रहेंगे। तो एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज़ जो आपने टेस्ट बोला था एपिसोड के स्टार्टिंग में, मैं ये चाहता हूँ कि अब जितने भी दर्शक हैं, वो इस टेस्ट को दें और ठीक समझें है, कि तो पूरे टेस्ट को ना लेकर के कम से कम एक सब्जेक्ट का एक टेस्ट, जो कि सबसे आसान टेस्ट दिखाई देता है यहाँ पे, कि हर महीने आप खर्च कितना करते हैं, यानी आप ईएमआईज़ कितनी पे करते हैं, यानी लोन या वो वाला रीपेमेंट वो कितना है, और दूसरी तरफ हर महीने की आपकी इनकम कितनी है, इन दोनों का अगर रेशियो निकाल करके निकालते हैं तो, और वो कमेंट सेक्शन में शेयर करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अगर उसके अंदर में अगर कुछ और चीज़ें आपकी मदद कर सकें या आपको बता सकें, और क्या चीज़ें आप चाहते हैं इस सीरीज़ में हम क्या-क्या चीज़ें और करें, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस की स्पेशल मास्टर क्लास है विद रचित खंडेलवाल, जहाँ हम सीख रहे हैं अपने पैसे को कैसे बचाएँ, बनाएँ, बढ़ाएँ, पूँजी कैसे ग्रो होनी चाहिए और कैसे सँभलनी चाहिए, यानी पैसा सँभालना कैसे है, उस पे हम सीखने समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रचित जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए और ये बढ़िया जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू।